गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे 29 और 30 सितंबर के। पहला टॉपिक कवर करेंगे हम लोग विश्व रेबीज़ दिवस। रेबीज़ जैसे ही पढ़ते हैं लुई पाश्चर साहब का नाम याद आ जाता है ना। विश्व रेबीज़ दिवस को 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। विश्व रेबीज़ डे 28 सितंबर। 28 सितंबर को चुनने का कारण है, यहाँ पे देखिए, लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। विश्व का पहला रेबीज़ टीका विकसित करने वाले ये व्यक्ति हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं जीके में। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इनका जो प्रोफेशन था वो केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इतना क्लियर है। इस बार की थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम है 1 हेल्थ 0 डेथ। और अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको तंबाकू दिवस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 2 फैक्ट सीखे। 28 सितंबर इसको ऑब्जर्व करते हैं और 2022 की थीम। अब थोड़ा रेबीज़ के बारे में देखते हैं। जूनोटिक वायरस से होने वाला रोग है। जूनोटिक यानी जानवरों से होने वाला रोग, और ये बैक्टीरियल नहीं है, ये वायरल डिसीज है। आरएनए वायरस के कारण होता है। जब जानवर पागल हो जाते हैं तो उन जानवरों की लार में ये वाला वायरस आ जाता है और इनके काटने से फिर रेबीज़ रोग होता है। ये पागल जानवर कुछ भी हो सकता है, ये कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, बंदर हो सकता है। फिर भी ज़्यादातर जो केस हैं वो पालतू कुत्ते से ही होता है। रेबीज़ रोग 100% फेटल रोग है, घातक संक्रामक रोग है, क्योंकि ये अटैक करता है हार्ट पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन पे। और रेबीज़ को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है भारत का वो 2030 है। ठीक है, ये भी याद रखना। इतना हो जाएगा। चलिए दूसरा टॉपिक कीजिए। इस पर हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत किया था, कुछ फैक्ट यहाँ पे छूट रहे थे, उनको भी आज कवर कर लेंगे। ये सब तो हम लोगों ने सीखा था। 27 सितंबर को इसको ऑब्जर्व करते हैं। 2022 का जो सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी दी है, होस्ट कंट्री कौन है? इंडोनेशिया है। इस बार की जो थीम है वो है पर्यटन पर पुनर्विचार, यानी रीथिंक टूरिज्म। यही पढ़ा था ना कल, रीथिंक टूरिज्म। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एजेंसी है। इतना कल हम लोगों ने सीखा था। अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे के, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के संरक्षण में पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका है, ये हम लोग समझते हैं। पर्यटन रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग एंगेज हैं पर्यटन में। 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिया हुआ है। ये देश में कंट्रीब्यूशन कितना करता है? 8%। 8% बहुत बड़ा डेटा होता है। और प्राचीन समय से भारत में पर्यटन के लिए लोग आते रहे, जैसे हुइनसांग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और अब तो पर्यटन के बहुत सारे रूप हो गए, व्यापार पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन। आपने यहाँ पे रोजगार के बारे में देखा, अब यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में देखिए, सरकार को कमाई कितना करके देता है पर्यटन। 2020 का जो डेटा है, 2020 में $7 बिलियन भारत ने कमाया है। $7 बिलियन का मतलब है, बिलियन मतलब अरब, $7 अरब भारत ने कमाया है 2020 में। इतना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है। तभी भारत का राजस्व विश्व की जीडीपी का 6वां स्थान रखता है। तो आप इस फैक्ट से पर्यटन का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है? ये सितंबर 2022 तक की स्थिति है। 40 आपको याद रखना है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है? 40, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। एक टोटल मिला के हो जाती हैं 40। ठीक है, याद रहेगा। और नंबर ऑफ हेरिटेज साइट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत का 6वां स्थान है। क्लियर है। यहाँ पे आपने रेवेन्यू में भी 6वां स्थान देखा और नंबर ऑफ साइट्स में भी विश्व में 6वां स्थान है भारत का। हो जाएगा। चलिए, सबसे रिसेंट हेरिटेज साइट जो जुड़ी हैं अभी, 40 देखा ना आपने, टोटल 40 हो गई हैं, यानी 39 और 40 जो हैं वो यही दोनों हैं, धौलावीरा गुजरात और रामाप्पा मंदिर। ये आपका होमवर्क है, बताइए ये किस स्टेट में है। ठीक है, स्टेट बताना किस स्टेट का है। चलिए यहाँ पे देखिए, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ये क्या है? इस ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करता है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा पार्टनरशिप है, संयुक्त समुद्री बल, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। इस पार्टनरशिप ने पहली बार भारत को इनवाइट किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जब निमंत्रण आया है तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया। भारत की तरफ से INS यानी इंडियन नेवल शिप सुनैना ने पार्टिसिपेट किया। इसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। संयुक्त समुद्री बल यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स जो है वो क्या है, ये आपने सीखा। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? INS सुनैना ने पार्टिसिपेट किया, भारत को पहली बार बुलाया गया। इतनी चीज़ होगी।
ये ऑपरेशन हो कहाँ पर रहा है? जगह का नाम है पोर्ट विक्टोरिया। पोर्ट विक्टोरिया कहाँ पे है? सेचेल्स में। सेचेल्स की कैपिटल बताएंगे? चलिए ये भी बताइए, ये भी होमवर्क है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स है इसके बारे में हम लोगों ने सीखा कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेवल पार्टनरशिप है। इतना क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर मनामा में है, मनामा बहरीन। 34 इसके मेंबर कंट्री हैं, जिसमें से भारत इसका मेंबर अभी नहीं है। अभी बस इनवाइट किया गया है, हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कल को हम लोग मेंबर बन जाएंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग जल दूत एप्लीकेशन के बारे में। इसको हैंडल कौन कर रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। इसको याद कैसे रखा जाए कि यही मंत्रालय इसको मैनेज कर रहा है, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज? वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए इसका काम। भूजल स्तर को बेहतर तरीके से आकलन करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। ज़मीन के अंदर जो पानी है उस पानी के लेवल को आकलन करना है जलदूत एप्लीकेशन से। हर एक गांव के कुओं का जल स्तर यहाँ पे मेजर किया जाएगा जलदूत एप्लीकेशन से। अब यहाँ पे गांव के कुओं का जल स्तर नापना है तो यहाँ पे शहरी विकास मंत्रालय तो काम करेगा नहीं, ग्रामीण विकास ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं भारत भूजल निकालता कितना है, हर वर्ष कितना पानी निकालता है। यहाँ पे देखिए, कृषि भूमि की सिंचाई के लिए 230 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल निकाला जाता है। और इतने से भी काम नहीं चल रहा, भारत अभी भी भूजल की कमी से ग्रसित है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। कितना खुदाई करेंगे, कितना ट्यूबवेल करेंगे? बुंदेलखंड में तो 150 फीट पे भी पानी नहीं मिलता, 200 फीट पे भी पानी नहीं मिलता। और वही आप बेस्ट यूपी में जाएंगे तो 70-80 फीट पे ही पानी मिल जाता है, और इससे कम में मिल जाता है। तो ये सब वेरिएशन है। तो बुंदेलखंड रीजन का तो वाटर लेवल बहुत ज़्यादा चौपट है। और इसका एक कारण, वाटर लेवल के नीचे होने का एक कारण हरित क्रांति भी रही है। तो ध्यान रखना कि हरित क्रांति के हमेशा फ़ायदे नहीं हुए हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है हरित क्रांति से। पहला नुकसान आप यहीं पे देख रहे हैं वाटर लेवल में, क्योंकि हरित क्रांति में क्या था, ये जो हाई यील्ड वैरायटी की जो फसलें थीं, जो बहुत ज़्यादा उपज पैदा करती थीं, जिससे बहुत ज़्यादा उपज होती थी, इनको लगाया गया, धड़ल्ले से लगाया गया और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगाया गया। अब सूखाग्रस्त में पानी तो है नहीं, है ना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी तो है नहीं, लेकिन इन फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाई यील्ड वैरायटी की जो क्रॉप्स थी, इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा हरित क्रांति में। तो जब आप सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हाई यील्ड वैरायटी की क्रॉप्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पानी कहाँ से लाएंगे? गड्ढा करेंगे, ट्यूबवेल करेंगे, बोरिंग करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पे अधिक भूजल की निकासी हुई है। तो हरित क्रांति भी वाटर लेवल को कम करने के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दिबांग जल विद्युत परियोजना, दिबांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसको देखिए, ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी, जिसे हम लोग राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नाम से जानते हैं, ये 3000 मेगावाट की परियोजना है। 3000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को मंजूरी देने से संबंधित मामले को खारिज कर दिया एनजीटी ने। तो यहाँ पे हम लोगों को देख लेना है, एनजीटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और इस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में देखिए, ये प्रोजेक्ट अभी बना नहीं है, ठीक है, विकसित करने की योजना बना रही है असम सरकार। इसको किस नदी पर बनाया जा रहा है? दिबांग नदी पर। इसी नदी के नाम पर प्रोजेक्ट का नाम भी है। यह ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, ये फ्लड कंट्रोल कम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यानी 2 in 1 है। ये प्रोजेक्ट कहाँ पे? असम राज्य में स्थित है। अब थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देखिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पर्यावरण के प्रोटेक्शन की बात हो या फिर फॉरेस्ट या नेचुरल रिसोर्स के प्रोटेक्शन की बात हो, इन सभी मामलों को एनजीटी देखती है। कोई भी मुद्दा रहता है तो उसको स्पीडी डिस्पोजल करती है। डिस्पोजल यानी निस्तारण। और ये निस्तारण कितने दिन में करना होता है? ये निस्तारण करना होता है 6 महीने के अंदर। प्रोविज़न है एनजीटी एक्ट में, 6 महीने में निपटान अनिवार्य है, एसेंशियल है, कंपलसरी है। एनजीटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। एनजीटी एक्ट 2010, ये जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, ये अधिनियम के द्वारा बना है। और जब कोई अधिनियम के द्वारा बनती है कोई संस्था, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, ये समझते हैं ना। ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, सांविधिक बॉडी होती है। एनजीटी के बारे में कोई आर्टिकल तो है नहीं संविधान में। और इस तरह की जो संस्था है, भारत पहला देश है विकासशील देशों में जहाँ पे एनजीटी नाम की संस्था है या फिर इस तरह की संस्था है जो एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। और दुनिया में तीसरा देश है भारत, जहाँ पे एनजीटी है।
आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी 3 ही देश में इस तरह की संस्था है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत। ठीक है। हेडक्वार्टर कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये भी हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसकी ब्रांच, ये भी आपको पीसीएस में कई बार दिखा होगा, 4 इसकी ब्रांच हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। याद रह जाएगा ये चारों। चलिए, ये इतनी बातें यहाँ पे थी। आइए वालनट्स देख लीजिए जल्दी से। सर्जिकल स्ट्राइक की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है किस तारीख को? 28 सितंबर को। 28 सितंबर याद रखना। दूसरा है, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022 का अवार्डी है। हेल्थ फैसिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ाया है उत्तर प्रदेश ने, इसके चलते ये प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ये स्थापना इसकी कहाँ पे की गई है? स्थापना की गई है बेंगलोर में। क्रायोजेनिक इंजन समझते हैं ना? क्रायोजेनिक इंजन ऐसे इंजन होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारी डिपेंडेंसी थी रसिया पे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को लेके, लेकिन अब नहीं है, अब हम लोग खुद बनाते हैं। चौथा है यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स रिपोर्ट। बेसिकली ये रिपोर्ट नहीं है, बुक है पूरी, 1000 पेजेस से ज़्यादा की है तो बुक ही होगी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स, ये जो बुक है किस राज्य के द्वारा प्रकाशित की गई है? उड़ीसा के द्वारा। ठीक है। 5वां है पोलमपारा। पोलमपारा देश की पहली डिजिटली लिटरेट पंचायत किस राज्य में है? केरल। अगर पूछा जाए कि देश की पहली डिजिटली लिटरेट पंचायत कौन सी है? पोलमपारा मार देना, केरल में। ठीक है, ये 29-30 के करंट अफेयर्स हो गए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। चलिए चलते हैं। थैंक यू।